तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान आसानी से कर सकते हैं अपने स्तर पर नए पौधे तैयार। मुर्गियों को खूनी दस्त रोग से बचाने के उपाय। आज के समय में किसानों का रुझान बागवानी की तरफ बढ़ रहा है ताकि आमदनी बढ़ सके, लेकिन किसानों को जिस भी किस्म के पौधे मिल जाते हैं उसी को लाकर लगा देते हैं, परंतु ऐसे लगाए गए पौधे से आगे चलकर अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। ऐसे में यदि आप फलदार पौधों को गुटी विधि से तैयार करते हैं तो इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं। तो कैसे तैयार करें गुटी विधि से अच्छे किस्म के पौधे, इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बगीचे के लिए आवश्यक है कि उत्तम गुणवत्ता के पौध सामग्री हो, और वो जब तक आपको उत्तम गुणवत्ता की पौध सामग्री नहीं होगी तब तक आप अच्छे उत्पादन और अच्छी उत्पादकता अच्छी गुणवत्ता के साथ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि किसी भी फल बगीचे को लगाने के पहले आप उत्तम गुणवत्ता वाले पौध का चुनाव करें, और जो भी आप किस्म लगाना चाहते हैं आप सुनिश्चित करें कि वो पौधा उसी किस्म का है जिसका आप चुनाव कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस तरह से आप अमरूद का अच्छे गुणवत्ता वाले पौधे तैयार कर सकते हैं। और अमरूद में व्यावसायिक रूप से दो विधियाँ प्रचलित हैं। एक है गुटी विधि, जिसको कि एयर लेयरिंग भी कहते हैं, और आजकल के दिनों में ग्राफ्टिंग के द्वारा भी इसका व्यावसायिक पौध तैयार किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो प्रचलित विधि है गुटी विधि अमरूद में, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आखिर गुटी विधि है क्या। गुटी फल वृक्षों से नए पौधे तैयार करने की एक विधि है जिसमें वृक्षों की शाखाओं से नए फल पौधे तैयार किए जाते हैं। और आइए अब जानते हैं गुटी विधि से पौधे तैयार करने के क्या लाभ हैं। अमरूद के जो पौधे होते हैं वो आप बहुत विधियों से लगा सकते हैं। बीज से भी लगा सकते हैं और कलम विधि से भी लगा सकते हैं, लेकिन बीज से अगर आप लगाएंगे तो उसमें उसके फलों का जो है गुण उसके मातृ वृक्ष के फल के अनुकूल नहीं होता है और वो अलग ही होता है। इसलिए हम कायिक प्रबंधन या कलम, विभिन्न तरह के कायिक प्रबंधन, जिसको कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कहते हैं, उन विधि को अपनाते हैं। जो हमको जो लगाने के लिए सामग्री चाहिए, सबसे पहले तो उसको बनाने के लिए सामग्री चाहिए, बडिंग नाइफ चाहिए, कटिंग नाइफ चाहिए, कुछ प्लास्टिक के पॉलीथीन चाहिए, 50 mm गेज का प्लास्टिक चाहिए, सुतली चाहिए, और एक रूटिंग मीडिया चाहिए जिसमें कि मिट्टी हो, स्फैग्नम मॉस हो और सड़े गले पत्तियों का उसमें मिश्रण हो। इस तरह का उर्वरक वाला मिट्टी चाहिए, उर्वरता वाली मिट्टी, हल्की मिट्टी चाहिए होनी चाहिए, वो उस तरह की सामग्री चाहिए। जिसमें जो सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि जिस पौधे का से आपको पौध सामग्री तैयार करना है उस पौधे में आप फल ना लें। उसको अगर फूल भी आता है तो उसको हटा दें, उससे आपको फल नहीं लेना है।
और उसको ताकि वो उसकी टहनी उसमें भोजन सामग्री ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मौजूद हो। पुरानी टहनियाँ आप चुनाव करें जो कि किनारे में साइड सीधा ऊपर ना जाती हो, साइड की तरफ जाती हो, और पेंसिल के थिकनेस से थोड़ा सा ज़्यादा मोटा या उतना ही मोटा हो। जो टहनियों को चुनाव करने के बाद 50 से 60 सेंटीमीटर टहनी की ऊपरी भाग से छोड़कर 2 से 3 सेंटीमीटर तक का छिलका हम बाहर निकालते हैं। फिर 2-3 सेंटीमीटर और नीचे एक गोल ऐसा दाग देते हैं। फिर बाद में वो बडिंग नाइफ में एक रहता है, उसमें चाकू टाइप सा, उससे धीरे से मतलब बीच में चीरा लगा करके धीरे से उसको निकालते हैं। और वो जो निकालते हैं वलय, वो बहुत ही चिकना निकलना चाहिए, और सिर्फ वो वलय ही निकलना चाहिए, हड्डी उसकी जो रहती है जिसको कीट काट बोलते हैं वो नहीं कटना चाहिए, ध्यान रहे। ये इस तरह से 2 से 3 सेंटीमीटर का वलय ऊपर वाला छिलका निकाल करके गोलाई के आकार में उसमें 1 या 2 दिन उसको हम खुला छोड़ देते हैं। खुला छोड़ने के बाद 2 दिन के बाद उसमें हम रूटेक्स या IBA का थोड़ा सा 5 ppm सॉल्यूशन भी लगा सकते हैं, जिससे कि वो रूटिंग में आसानी होती है। वो लगाने के बाद हम जो है रूटिंग मीडिया उस पर डालते हैं, 50 से 100 ग्राम के लगभग रूटिंग मीडिया रहता है, उसको डालते हैं। और उसको जब डालने के बाद उसको पॉलीथीन से उसको बांध देते हैं। बांधने के बाद हम देखते हैं कि 3 से 4 सप्ताह के बीच में उसमें जड़ निकलनी शुरू हो जाती है। और हमको ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा अगर गर्मी है, वातावरण में आर्द्रता की कमी है, तो थोड़ा आसपास हम पानी का भी छिड़काव कर सकते हैं ताकि उसमें आर्द्रता बनी रहे। और 40 से 50 दिन के बाद उसमें बहुत अच्छी रूटिंग हो जाती है। जब उसको रूटिंग हो जाती है तो हम रूटिंग के नीचे वाले भाग से उसको काट लेते हैं, कोई तेज सिकेटियर से हम काटते हैं, और उसको हम रूट ट्रेनर में रखते हैं। 15 से 20 दिन या 25 दिन तक रूट ट्रेनर में रखने के बाद फिर हम उसको पॉली बैग में रूपांतरित करते हैं। और वहाँ पर से पौधे जब 1 साल के लगभग के हो जाते हैं तब वो पौधे बेचने के लिए तैयार हो। किसान भाइयों, वृक्षों से नए पौधे तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। तो किसान भाइयों, जिस शाखा से नए पौधे तैयार करने होते हैं उसकी मोटाई पेंसिल जितनी होनी चाहिए। शाखा की छाल तेज धार वाले चाकू से छीलनी चाहिए। शाखा के कटे हुए भाग पर रूटेक्स यानी NNA का लेप अवश्य लगाएं। शाखा के कटे भाग पर मिट्टी को लगाकर पॉलीथीन से अवश्य बांधें। साथ ही समय समय पर उसमें पानी डालते रहें। जब पॉलीथीन में जड़ें दिखने लगे तब शाखा को पुराने यानी मातृक वृक्ष से सावधानी पूर्वक काट लें। इसके बाद इसे पौधशाला में लगाएं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। देश की खाद्यान्न सुरक्षा का सबसे ज्यादा बोझ धान की फसल पर है। इसलिए किसानों को चाहिए कि आप धान की फसल में लगने वाले कीट रोगों का नियंत्रण करें ताकि होने वाले नुकसान से बच सके। तो धान की फसल में कीट रोगों के नियंत्रण के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश कुमार। जैसा कि
सबको विदित है कि हमारे उत्तर भारत में खरीफ सीजन में बहुत बड़े एरिया पर धान लगाया जाता है। ज़्यादातर एरिया पर धान की खेती की जाती है। मौसम में भी बदलाव आया है, टेम्परेचर है वो भी कम और ज़्यादा हो रहा है, साथ में ह्यूमिडिटी है वो भी फर्क पड़ रहा है। तो इसी दौरान जो कीट पतंगे, इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज़ है धान की फसल में वो भी आने की ज़्यादा संभावना रहती है। धान की फसल में बरसात के दिनों में तमाम कीटों का प्रकोप होता है। समय से दवा का छिड़काव न होने से फसलों के उत्पादन में गिरावट आती है। समय से दवा का छिड़काव कर फसल को इन कीटों से बचाया जा सकता है, लेकिन किसान जागरूकता के अभाव में ध्यान नहीं देता है, जिससे उत्पादन में गिरावट आ जाती है। वो है लीफ फोल्डर है, जिसको हम आम भाषा में पत्ता लपेट भी कहते हैं। किसान अक्सर देखते होंगे कि जो पत्ते को है वो फोल्ड कर देते हैं, मतलब जो कीड़ा होता है वो पत्ते को फोल्ड करता है। और दूसरे कीट है जिसमें स्टेम बोरर है एवं जो होपर्स है वो मुख्यतः धान में देखने को मिलते हैं। इसमें इस समय जो मुख्यतः है वो है लीफ फोल्डर है। जो लीफ फोल्डर आया हुआ है तो किसान भाई इसकी पहचान करने के लिए क्या करे, जब भी खेत में जाए तो वो देखे कि पत्तियां हैं वो कहीं कहीं से वाइट कलर की हो रखी होगी और जो पत्ती है वो फोल्ड हो रखी, गोलाकार है आकृति में, ये फोल्ड करता है। तो किसान भाई देखकर पहचान सकते हैं कि उनके खेत में है वो लीफ फोल्डर कीट है वो आ गया है। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई है जो कार्टप हाइड्रोक्लोराइड है उसकी 170 जो ग्राम है प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करके इसका नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। तना छेदक कीट की सूढ़ियां काफी हानिकारक होती हैं। ये हल्के पीले शरीर वाली तथा नारंगी पीले सिर की होती हैं। मादा सूढ़ी के पंख पीले होते हैं। ये पौधे की गोह में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे पौध की बढ़वार रुक जाती है। कीट पौधे के गोह के तने को काट देती है, जिससे गोह सूख जाता है और बालियों का रंग सफेद पड़ने लगता है। दूसरा कीट है जो स्टेम बोरर है। स्टेम बोरर क्या करता है कि एक बोरर है, एक छोटा लार्वी होती है जो पत्ते की गोब में अंदर घुस जाती है और नीचे से काट देती है, जिससे पौधा है ऊपर से सूख जाता है। कुछ दिन बाद में देखते हैं कि बीच बीच में पौधे हैं वो कई प्लांट है वो सूखे हुए दिखाई देते हैं। तो किसान भाई को समझ जाना चाहिए कि उनके खेत में स्टेम बोरर जो कीट है वो आ गया है। इन कीटों के समेकित नियंत्रण के लिए खेत में 10 से 12 लाइट ट्रैप लगाएं। इससे रात के समय कीट प्रकाश की ओर आकर्षित होकर फंदे में फंसकर मर जाएंगे। साथ ही खेतों में जगह जगह पर फेरोमोन ट्रैप को लगाएं, जिससे वयस्क नर कीट ट्रैप में फंस जाते हैं। इससे खेत में कीटों की संख्या का भी पता लगाया जा सकता है। दूसरा जो मैं कहूँ बीमारी इस समय धान की खेत में है वो आप देखोगे जहाँ पर जिन्होंने अगेती जो ट्रांसप्लांटिंग की हुई है जो लगभग 1 महीने की हो जाती है, उसके बाद में है एक बीमारी है जो है शीत ब्लाइट नाम से है। वो बीमारी धान में आती है। वो जहाँ पर खेत में जो जल भरा होता है उसके जस्ट ऊपर के भाग में है वो ये बीमारी देखने को मिलती है। और ये बीमारी भी पैचेजों में आती है, एक साथ ये बीमारी नहीं आती है। तो इसके लिए किसान भाई देखोगे कि जो ऊपर से तना है वो सड़ा सा दिखाई देता है, हल्का बैंगनी भूरे रंग का तना है वो नीचे से हो जाता है और ये पत्तियों के ऊपरी भाग पे नहीं होती है। ये जो तना होता है उसके अंदर ही खेत में नीचे ये चलती रहती है। तो किसान भाइयों को इस समय यदि किसान भाई खेत में जाते हैं तो उनको देखना चाहिए और उसका नियंत्रण के लिए किसान भाई जो भी फंजीसाइड है, टेबुकनाजोल है, उसका है वो टाइमली जो 200 ml की दर से स्प्रे करना चाहिए। और आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। राज्य के अनेक किसान भाई कृषि सह व्यवसायों के अंतर्गत मुर्गी पालन व्यवसाय को अपनाते हैं और अधिक लाभ भी कमाते हैं। लेकिन इस व्यवसाय में कॉक्सीडियोसिस या खूनी दस्त रोग का प्रकोप भी होता रहता है, जिसका समय पर निदान करना जरूरी है। तो आप कैसे करें इस रोग की पहचान और समय रहते उपचार, आइए जानते हैं डॉक्टर भूषण कुमार सिंह से।
नमस्कार किसान भाइयों, आज हम मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हमारे किसान भाइयों के लिए जानकारी लाए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे मुर्गी पालक भाई जो हैं वो इससे कल प्रभावित होते होंगे, उनकी मुर्गियां प्रभावित होती होंगी। इस रोग का नाम है कोक्सीडियोसिस या खूनी दस्त। ये प्रायः बच्चे से लेकर बड़े मुर्गियों तक दोनों में पाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो दस्त होता है और दस्त खूनी दस्त होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा जानलेवा हो जाती है मुर्गियों के लिए। तो ये कोक्सीडियोसिस के बारे में हम बताना चाहेंगे कि एक प्रोटोजोआ जनित परजीवी रोग है जो कि क्या होता है, जो आंत है मुर्गियों का आंत को इन्फेक्ट करता है। इस कारण से क्या होता है कि इसमें बहुत खूनी दस्त होता है। ये प्रोटोजोआ जनित रोग है जिसके कारण चूजों में अधिक मृत्यु दर तथा पठौरों में देरी से अंडा देने की अवस्था तथा वयस्क मुर्गियों में अंडा देने की क्षमता में कमी आती है। और इसके लक्षण में जो है मुख्यतः जो लक्षण है उसमें है कि खूनी दस्त का पाया जाना। उसके अलावा जो क्लोएका का रीजन है वो रीजन में स्वेलिंग हो जाता है, सूजन आ जाता है। उसका धब्बे भी दिख सकते हैं उस रीजन में। और मुर्गियों का अंडे के आकार में या अंडे देने की क्षमता में कमी आ जाती है, अंडे के आकार में भी परिवर्तन आता है। और इसके वाला इसमें सिर का भी आकार देखा जाता है कि सिर का आकार भी छोटा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये लक्षण को पहचान के मुर्गी पालक भाई ये समझ सकते हैं कि उनके मुर्गियों को कोक्सीडियोसिस या खूनी दस्त हो चुका है। तो ये जरूरी है कि मुर्गी पालक भाई जो है वो अपने फार्म में जो साफ़ सफाई और हाइजीन है वो उसको ज़रूर से ज़रूर मेंटेन करें, क्योंकि ये जो कोक्सीडियोसिस है ये बहुत ही जानलेवा हो जाती है। इसमें मृत्यु दर करीब 40 से 80% तक, कभी कभी 100% तक भी हो सकती है। और इसमें जो मृत्यु होने का मेन कारण बनता है वो बनता है निर्जलीकरण, माने कि इलेक्ट्रोलाइट का कमी हो जाने के कारण, क्योंकि डायरिया होने के कारण मुर्गियों में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है जो कि इसके मृत्यु का कारण बनती है। रोकथाम। डीप लिटर पद्धति से बिछावन को सदैव सूखा रखें। यदि बिछावन गीला हो जाए तो उसे तुरंत हटा दें। बिछावन को सप्ताह में 2 बार अवश्य पलटी दें। बाह्य परजीवियों को नियंत्रित रखें। कोक्सीडियोसिस रोग की जानकारी मिलने पर तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह से उपचार करें। तो इसके रोकथाम के लिए मुर्गी पालक जो भाई हैं वो ये कर सकते हैं कि शुरू से ही खाने में क्या होता है वो कोक्सीडियोस्टेट कुछ है जो उसका मिश्रण का उपयोग कर सकते हैं। बाजार में उपलब्ध कोक्सीडियोस्टेट है वो उसका उपयोग करके कर सकते हैं। इसके अलावा कि कुछ कंपनियों के जो दाना मिश्रण आ रहा है उसमें कोक्सीडियोस्टेट पहले से मिला रहता है, तो उसके बारे में भी बाजार में जानकारी लेकर उस दाने का प्रयोग कर सकते हैं। या कोक्सीडियोस्टेट अलग से अपने दाने में 1 से 2% मिलाकर वो मुर्गियों को खिलाने से इससे मुर्गियों को कोक्सीडियोस्टेट से बचाया जा सकता है। जो क्या होता है मुर्गियों का जो आवास का जो फर्श है, जो कुन्नी जो होता है उसको निरंतर अंतराल पर बदलते रहना चाहिए, जिससे कि अगर पुराना इन्फेक्शन है तो वो खत्म हो जाए। तो ये सब सावधानियों का ध्यान रख के मुर्गी पालक भाई अपने मुर्गियों को कोक्सीडियोसिस और खूनी दस्त से बचा सकते हैं और अपने मुर्गी पालन व्यवसाय से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। धन्यवाद। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव गढ़ी जिला बांसवाड़ा के किसान मुकेश कुमार ने। आप केले के पौधों में पनामा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो मुकेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई केला की खेती कर रहे हैं, उसमें उनका मुख्य समस्या होता है वो है पनामा बिल्ट का। तो पनामा बिल्ट कहने का मतलब क्या है? केले के बागों में पनामा रोग काफी नुकसान पहुंचाता है। ये रोग पौधों की जड़ों से बढ़ता हुआ पत्तियों तक जा पहुंचता है, जिससे पत्तियां काले भूरे रंग की होकर सूखने लगती हैं। इस रोग से ग्रसित पौधों के पुष्प और बंच धीरे धीरे झुककर गिर जाते हैं। कि हम लोग देखते हैं कि उसका जो तना वाला भाग है उसमें जब भी अगर पौधे को देखें तो पूरा पौधा जो है वो पीला और सूखा हुआ नज़र आता है। तो उस समय जो है अगर आप उसका जो कॉर्म है या कंद है
वो उसको अगर साफ़ करके आप निकालते हैं, काटते हैं, तो अंदर में काला या सड़न भाग जो है वो आपको दिखने को प्रतीत होता है। पूरा सड़ा हुआ जैसा नज़र होगा, काला रंग का आ जाएगा। इसका मतलब जो है वो फफूंद जनित बीमारी है और पूरे सिस्टम में आकर के वो केला का पौधे को सुखा दे रहा है या पीला कर रहा है या वो जो है गल जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर भी मान लीजिए कि यह समस्या आ गया तो वो क्षेत्र में आप केला की खेती कम से कम 2 साल तक न करें और उसका भूमि का उपचार करें। और उसके बाद अगर भूमि का उपचार करने का बात है तो ट्राइकोडर्मा विरिडी या हर्जियानम है, उसको हम लोग गोबर खाद में मिला करके वहाँ पर पहले इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद लगाते हैं। और जब भी अगर मान लीजिए कि वैसी परिस्थिति में जब आ गया, जब सूख रहा है, तो उसके लिए फिर भी जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो दवा है उसका 3 ग्राम पर लीटर पानी में घोल करके और वो आक्रांत भाग को यहाँ ड्रेंच करना है, तर करना है, भिजा देना है। अगर अच्छे ढंग से भिजा देंगे तो यह पनामा बेल्ट से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करना है कि वैसे जगह में हम लोग इसका खेती करें जहाँ पर यह बीमारी बहुत कम आता है और उसके बाद जो है वो भूमि को उपचार करके ही लगाएं और कोशिश करें कि जो है जो पौधा है उसको भी हम लोग बेवेस्टिन का जो घोल है, मान लीजिए जो आपका कार्बेंडाजिम है 50%, उसका हम लोग जो है पहले घोल में इसको डीप कर देते हैं कंद को और उसके बाद लगाते हैं। तो यह विल्टिंग का जो समस्या है पनामा विल्ट का, उसका कम आता है और हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-राजस्थान@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।